एक आईएएस अफसर में क्या खास होता है? अक्सर ये सवाल तैयारी करने वाले बच्चों को टकराता है। इस सवाल से वे टकराते हैं और यही सवाल कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। 1956 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर एसके मिश्रा ने एक बहुत ही टचिंग संस्मरण सुनाया है। जब वे संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी के सदस्य थे तो उन्होंने एक संस्मरण सुनाया कि एक जालंधर की लड़की उनके बोर्ड में इंटरव्यू देने आई। उनके बोर्ड के जो बाकी सदस्य थे उन्होंने कुल मिलाकर 6 सवाल जालंधर की उस बच्ची से पूछे। जालंधर की वो बच्ची किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। आप में से जिन भी लोगों ने कभी भी इंटरव्यू दिया होगा, ये बहुत ही एम्ब्रेसिंग सिचुएशन होती है, बहुत नर्वस करने वाली सिचुएशन होती है कि जब आप इंटरव्यू में जाएं और पहले सवाल, दूसरे सवाल, तीसरे सवाल, नो सर, सॉरी सर, नो सर, नो सर, तो अपने आप को लगता है कि बहुत खराब हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, और फिर उसका दबाव अगले प्रश्न का जवाब देने पर आ जाता है। और ऐसी स्थिति में जैसे स्पोर्ट्स में 2-3-4 मैच हारने के बाद फिर वापसी करना आसान नहीं होता, इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट्स की भी वही हालत क्या है होती है। मेरे स्टूडेंट रहे अवधेश पाठक, वेस्ट बंगाल कैडर आईपीएस, वर्तमान में वेस्ट बंगाल कैडर आईपीएस हैं। उनका प्रवीण तलहा मैम के बोर्ड में इंटरव्यू था और उनसे बोर्ड में सवाल पूछा गया कि आपने अपने बायोडाटा में लिखा है, अपने फॉर्म में लिखा है कि आप योग करते हैं, आपकी हॉबी योग है, तो आपके घर के आसपास, आपका जो घर है, होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके आसपास योग का कोई बड़ा सेंटर है? अब वे इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं। तो अब यहां पर उन्होंने कहा, मुझसे पर्सनली ये कहा कि सर उसके बाद तो मेरा गला सूखने लगा और मैं इतना नर्वस हो गया कि मैंने मैम से परमिशन ली कि मैम मुझे पानी पीने की परमिशन दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि जालंधर की उस लड़की से जब एसके मिश्रा साहब के बोर्ड में लगातार 6 सवाल पूछे गए होंगे और उन 6 सवालों का जवाब वह नहीं दे पाई होंगी, तो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। कई बार संभालना मुश्किल होता है अपने आप को। उसके बाद जब एसके मिश्रा सर की बारी आई तो उन्होंने कहा कि तुमने अपने सीवी में लिखा है कि तुम बहुत अच्छा डिबेट करती हो, मैं तुम्हें एक प्रोपोजिशन देता हूं, मैं तुम्हें एक विषय देता हूं, उस पर डिबेट करो। और उन्होंने विषय बड़ा चौंकाने वाला दिया कि तले हुए अंडे आमलेट से बेहतर होते हैं। निश्चित रूप से यहां पर एसके मिश्रा साहब उस बच्ची का कॉन्फिडेंस देखना चाह रहे थे, क्योंकि विषय कुछ ऐसा नहीं था जिसमें पढ़ने लिखने को लेकर कोई बात थी। इसमें एक, आप ये कह सकते हैं कि कॉमन सेंस और इसके साथ ही घरेलू किस्म की जानकारियां अप्लाई करनी थी, प्रैक्टिकल कुछ चीजें अप्लाई करनी थी। उस कैंडिडेट ने कहा कि सर मुझे 2 मिनट सोचने का समय दीजिए, और 2 मिनट का सोचने का समय मिलने के बाद जालंधर की उस एस्पिरेंट ने, जो यूपीएससी के चेयरमैन, यूपीएससी के इंटरव्यू को फेस कर रही थी और 6 सवालों का जवाब नहीं दे पाई थी, उसने बहुत शानदार भाषण दिया। क्योंकि डिबेट करने वाले लोगों में एक बहुत अच्छी स्किल होती है कि वो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने और उनको बताने में उनको समय नहीं लगता है। एसके मिश्रा साहब ने जालंधर की उस बच्ची को दूसरा एक विषय दिया। उन्होंने कहा कि अब मोशन के खिलाफ बोलो। मोशन आप जानते होंगे कि पार्लियामेंट में जो कार्यवाहियां चलती हैं उसमें रेजोल्यूशंस लाए जाते हैं, मोशन लाए जाते हैं, बिल रखे जाते हैं। तो मोशन, रेजोल्यूशन, बिल, तो मोशन के खिलाफ बोलो, पर्टिकुलरली किसी मोशन के खिलाफ नहीं, जनरल वे में जो मोशन की अवधारणा होती है उसके खिलाफ बोलो। और यहां पर भी जालंधर की उस एस्पिरेंट ने बहुत शानदार डिबेट किया। एसके मिश्रा साहब ने जालंधर की उस लड़की को
जो उनसे पहले जितने भी इंटरव्यू बोर्ड में पैनलिस्ट बैठे हुए थे, उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी। 6 सवालों को लगातार उसने सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर कह के निकाला था। उसको इंटरव्यू में 80% अंक दिए। और ये उनके कलीग जो बैठे हुए थे, जो उनके साथ इंटरव्यू बोर्ड में पैनलिस्ट बैठे हुए थे, उनके लिए थोड़ा हैरानी भरा था। हो सकता है कि उन्होंने वो मार्क्स जो है डिस्क्लोज किए हों। वैसे ये बोर्ड के चेयरपर्सन का डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वो कितना मार्क्स देता है, और जरूरी नहीं कि वो मार्क्स शेयर करे। यहां पर जो उनके साथ पैनलिस्ट बैठे हुए थे बोर्ड में, उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाई, और इसको 80% अंक। एस.के. मिश्रा साहब ने जवाब देने के बजाय, या जो जवाब देने के बजाय उन्होंने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने प्रश्न पूछा कि एक थिंकिंग अफसर में क्या होना चाहिए, एक आईएएस अफसर में क्या होना चाहिए। हम लोगों ने जो प्रश्न उससे पूछे, उन प्रश्नों को कभी भी उसकी परिकल्पना भी वो नहीं कर सकती। सोचकर तैयारी करके तो उन प्रश्नों पर आ ही नहीं सकती थी। और एक आईएएस अफसर का थिंकिंग होना बहुत जरूरी, उसका थिंकिंग अफसर होना जरूरी है, और उसके पास तात्कालिक निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। एस.के. मिश्रा साहब एक बहुत ही मजे हुए नौकरशाह माने जाते रहे हैं, और हरियाणा के 3 लाल जो रहे, बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल, तीनों के साथ निभाना कितना मुश्किल है। तीनों कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं, और एक बार तो देवीलाल जी ने कह दिया था कि जैसे ही वे सत्ता में आएंगे, वे एस.के. मिश्रा साहब को जेल भेज देंगे। इन तीनों लालों के मुख्य सचिव रहने का गौरव उनको प्राप्त था। आप ये समझ सकते हैं कि कितनी राजनीतिक तटस्थता थी। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का मुख्य सचिव होना किसी राज्य में, आजकल की राजनीतिक परिदृश्य में जो चीजें दिखाई पड़ती हैं, वो लगभग नामुमकिन है। लेकिन उस दौर की राजनीति इतनी विषाक्त नहीं हुई थी, क्योंकि आजकल तो अगर आप किसी एक पार्टी के कार्यकाल में बहुत अच्छी पोस्ट को होल्ड करते हैं, तो दूसरी जो पार्टी आती है वो आपको मान लेती है कि आप उनके निष्ठावान व्यक्ति हैं, और आपकी राजनीतिक तटस्थता पर क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। तो एस.के. मिश्रा साहब, आप समझ सकते हैं कि 3 लालों के मुख्य सचिव रहे। चंद्रशेखर जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तो एस.के. मिश्रा साहब से बिना उनकी राय जाने हुए उन्होंने एस.के. मिश्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त कर लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के आला दर्जे के पोस्ट को उन्होंने होल्ड किया, और जिले का जो अनुभव उनका था वो था ही। ऐसे लोग जब एक इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं और सामने वाले इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति को इवैल्यूएट करते हैं, तो वहां पर उनका फील्ड का जो एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह प्रशासनिक संगठन हो, व्यावसायिक संगठन हो, परिवार हो, हमारे निर्णय कई बार इसलिए गलत होते हैं क्योंकि हम इंसान को परखने में भूल कर जाते हैं। व्यक्तित्व की परख सबसे बड़ी परख होती है। तो एक आईएएस ऑफिसर में क्या होना चाहिए, आपको आईएएस क्यों बनाया जाए, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। कई बार बच्चे जो एस्पिरेंट होते हैं वे जवाब देते हैं कि सर मैं बहुत संवेदनशील हूं, सर मैं बहुत ही अनुशासन प्रिय हूं, सर मैं समाज सेवा करना चाहता हूं। कुछ कहते हैं कि सर मैं पब्लिक सर्विस में जाना चाहता हूं, इसलिए, और मैं कर सकता हूं सर, मेरे अंदर ये प्रवृत्ति है। ये सब जो विशेषताएं हैं वो एक इंसान के रूप में आपको बेहतर बताती हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। संवेदनशील हैं तो आप एक अच्छे इंसान हैं। आप समाज सेवा करना चाहते हैं या पब्लिक सर्विस में आना चाहते हैं, आपकी चाहत बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आप पब्लिक सर्विस के किसी
अच्छी पोस्ट को होल्ड करते हुए आप वाकई कुछ अलग कर पाएंगे, ये आपकी निर्णय क्षमता पर निर्भर करता है। इसलिए मैनेजमेंट गुरु कहे जाने वाले पीटर ड्रकर ने अपनी किताब द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव में लिखा कि जो प्रभावी कार्यकारी होता है, जो इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव होता है, उसकी सबसे मूलभूत विशेषता होती है एबिलिटी टू राइट थिंग्स डन। राइट थिंग्स डन, सही चीजें करने की योग्यता, सही चीजें करवाने की भी योग्यता। और सही चीजें करने की योग्यता जन्मजात नहीं होती, ये कुदरती नहीं होती, ये जन्म से हम लेकर नहीं आते। इसमें आपका इंटेलिजेंट होना, बहुत आपके पास नॉलेज है, ये भी क्या है, पर अनिवार्य शर्त नहीं है कि आपके निर्णय अच्छे होंगे। बहुत जानकार व्यक्ति बहुत सटीक निर्णय लेगा, इसका कोई सीधा संबंध नहीं होता है। पीटर ड्रकर अपनी किताब इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव में कहते हैं, जो प्रभावी अधिकारी होता है, प्रभावी कार्यकारी होता है, उसमें चीजों का मूल्यांकन करने और इसके साथ ही वो क्या उद्देश्य हासिल करना चाहता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसके, उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए वह निर्णय करने की योग्यता अपने भीतर धीरे धीरे विकसित कर लेता है। अगर ऑब्जेक्टिव है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है और वो मेंटेन करने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, तो एक पुलिस अधिकारी, एक सिविल सेवा का अधिकारी, नागरिक प्रशासन को देखने वाला अधिकारी इस बात को समझ जाता है। वो उसमें प्रभावी निर्णय करने की योग्यता जो होती है, वह दरअसल संगठनात्मक लक्ष्यों, जनहित के उद्देश्यों को कैसे हासिल किया जाए, कैसे वहां तक पहुंचा जाए, इससे क्या जुड़ी होती है। और इसलिए यहां पर आप इस बात को ध्यान में रखें कि जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, वही क्लर्क और कलेक्टर के बीच में फर्क करती है। ऐसा जरूरी नहीं कि एक क्लर्क के पोस्ट को होल्ड करने वाले व्यक्ति में डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी ना हो सकता है कि उसके पास एबिलिटीज हो, लेकिन उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उसको ऐसा एक्सपोजर नहीं है। लेकिन एक कलेक्टर को डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन किसी किताब में देखकर नहीं लेना है, और वो डिसीजन कई बार उसको अपने सीनियर ऑफिसर से सलाह करने के आधार पर नहीं लेना होता है, बल्कि परिस्थितियों में प्रत्युत्पन्नमति से लेना होता है। और वहां पर ध्यान रखना पड़ता है कि संगठन के जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को हासिल किया जाए। यूपी कैडर के एक आईएएस ऑफिसर थे जिनके कार्यकाल के दौरान एक घटना हुई। बनारस चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो वहां पर हुआ कि एक जय गुरुदेव का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिस कार्यक्रम में भगदड़ मच गई और कुछ लोग मारे गए। और उसके बाद इसको आधार बनाकर, चूंकि प्रशासन में कई बार सही या गलत जो भी आप कहें बलि का बकरा बनाया जाता है, तो उनको इस घटना के आधार पर हटाया गया। घटना के आधार पर हटाया गया तो कई लोगों ने सवाल किया कि ये क्या तरीका है, और इस तरह से तो बहुत दबाव हो जाता है अधिकारियों पर। लेकिन जब हम किसी रैली, जब हम किसी आयोजन, जब हम किसी कार्यक्रम की एक जिलाधिकारी के रूप में अनुमति देते हैं, तो हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि उस कार्यक्रम के बाद कोई कानून व्यवस्था या कोई पब्लिक ऑर्डर को लेकर कोई भी न्यूसेंस क्रिएट ना हो। अगर क्रिएट होता है तो इसका मतलब कि जो आप राइट टू असेंबली दे रहे हैं, आप संविधान के उस अधिकार को सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपको सम्मेलन करने का अधिकार है, लेकिन उस सम्मेलन करने के अधिकार के साथ साथ लोक व्यवस्था भी बनी रहनी चाहिए। लोक व्यवस्था में भी किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, और कानून व्यवस्था के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद अगर एक जिले के अधिकारी को, जिलाधिकारी को हटाया जाता है, तो यहां पर आप ये कहेंगे
कि ये राजनीतिक है, लेकिन ये राजनीतिक नहीं है। और ये राजनीतिक इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी निर्णय हुए हैं, चाहे उसके जो भी नतीजे पैदा हुए हैं, उन नतीजों की जिम्मेदारी लेना पड़ता है। इसलिए एक आईएएस ऑफिसर में क्या खास होता है? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की योग्यता। पीटर ड्रकर के शब्दों को उधार लेकर कहूं तो एबिलिटी टू राइट थिंग्स डन, सही कार्य करने की योग्यता। और ये योग्यता इस कहानी से आप समझ रहे होंगे कि आप कैसे जज करेंगे किसी को। वो अगर क्विक रिस्पॉन्स कर रहा है, नंबर एक बात, इसका मतलब कि उसमें त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है, जो प्रशासनिक अधिकारी के लिए बहुत जरूरी होती है। और दूसरी बात यहां पर यह है कि वह जो निर्णय ले रहा है, उस निर्णय में एक ऑब्जेक्टिविटी भी आपको दिखनी चाहिए, उद्देश्यों से उसका संबंध भी क्या दिखना चाहिए। तो इस तरह से इस सवाल का एक उत्तर, एक समझ ये भी क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।